हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी का 5th चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, और उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं और ये चैप्टर जो है अब एंड होने ही वाला है, 1-2 दिन के अंदर हो ही जाएगा। कोशिश करूँगी कि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास लंबी ले सकूँ, ताकि ज़्यादा जो पोर्शन है वो इसी के अंदर कवर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर लंबी क्लास हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लासें और लगेगी, उसके बाद में आपका ये लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम 6th चैप्टर जो है बहुत ही जल्दी शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत ही दिनों से उसकी मांग आ रही थी कि 6th चैप्टर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगता है क्योंकि उसमें डीएनए वगैरह होता है, बिल्कुल भी इजी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको बहुत ही हम ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले जो भी क्लासें जिस तरह से पढ़ रहे थे उसी तरह से पढ़ेंगे। हाँ, अभी इसलिए मैं क्योंकि इनको इस तरह से बोर्ड पे उतरवा कर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइमिंग हमारे पास टाइम जो है वो कम है ना, और इस टाइम की बचत करने के लिए मैंने पहले से ही बोर्ड पे उतार लिए हैं, ताकि मैं जो है उसको, क्योंकि अगर मैं आपको साथ के साथ मैं उतार के दिखाऊंगी, यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी, फिर आप लोग इसको नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने पहले से ही उतार दिए हैं और फटाफट से इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाना रहेगा। इस चैप्टर के अंदर तो हमारा यही सिस्टम चलेगा। फिर हम नेक्स्ट जो भी 6th चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पहले चैप्टर जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने पहले से ही आपको सामने, जैसा कि आप देख सकते हो, उतार दिया है। बस इसको मुझे आपको समझाना है और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और आप इसको अपनी कॉपी में उतार लोगे। ठीक है, और बाकी जो रोग हैं आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वो मैं पहले एक बार टॉपिक बता देती हूँ आपको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिक विकार। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इनमें से मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा बोर्ड के अंदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, और यही नहीं, सिर्फ 12th के बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं, ये आगे जो आपकी नीट जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या अदर कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है ना, तो पहले हम सामान्य सी जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से रोग होते हैं, ऐसे कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे और वहीं से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आनुवंशिक विकार है ये कहते किसे हैं, आनुवंशिक विकार होते क्या है। तो आनुवंशिक विकार की मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है और आपको भी यही बोर्ड के अंदर लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है? आनुवंशिक विकार किसे कहेंगे? उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुए। अच्छा, उत्परिवर्तन शब्द आ गया है, तो उत्परिवर्तन शब्द आपको सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है उत्परिवर्तन? लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। उत्परिवर्तन अचानक होने वाला परिवर्तन जो कि स्थायी हो और क्या हो? वंशानुगत हो, यानी स्थायी तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार होने के बाद में वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होगा कहाँ पर? या तो डीएनए के अंदर होगा, या जीन में होगा, या गुणसूत्र के अंदर होगा। भाई जीन ही डीएनए का ही एक पार्ट है, तो अपन जीन या डीएनए एक ही बात कह सकते हैं। या तो डीएनए या गुणसूत्रों के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन जो है वो एकदम स्थायी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि गुणसूत्रों की संख्या, मान लीजिए कि हमारी जो कोशिका है उसमें आपको सभी को पता है कि एक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 तो होने ही चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ऐसा नहीं कि चलो एक एक्स्ट्रा आ गया तो मज़ा आ गया, हमारा तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, हमारे पास बहुत सारे गुणसूत्र हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ 46 ही होने चाहिए। लेकिन अगर उसकी जगह पर 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र आ जाए, या 47 की जगह पर ये यूँ कह सकते हैं कि 46 में एक और कम हो जाए, 45 गुणसूत्र आ जाए, है ना, तो ये क्या हुआ? संख्या में परिवर्तन हो गया, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो गया। और दूसरा आता है भाई, इसकी संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है। गुणसूत्र जो है टूट फूट गया, या जीन खराब हो गई, है ना, उसकी क्वालिटी के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं। और वो जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर वो जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 47 हो गए तो अब वापस 46 हो जाएंगे, ये 45 हो गए तो 46 हो जाएंगे। अब वो जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर ही मानेंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वो चले जाते हैं, यानी कि वो वंशानुगत होते हैं। आ गई बात समझ में? स्थायी होते हैं और वंशानुगत होते हैं, यानी कि वापस उनके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना, स्थायी का मतलब क्या है? 47 है तो 47 ही रहेंगे, अब वापस 46 नहीं होंगे कोई भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, और वो वंशानुगत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर शब्द आया है एक उत्परिवर्तन का, कि भाई उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुए
किसके कारण ये रोग जो है, पहली चीज तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो पढ़ रहे हो, आनुवंशिक विकार जो पढ़ रहे हो, वो होते किस वजह से हैं, किस कारण से होते हैं? या आपने कोई गंदा खाना खा लिया उसकी वजह से होते हैं, गंदा पानी पी लिया? नहीं 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 नहीं। आप जब आगे कुछ और भी रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, रोग से संबंधित ही चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे रोग आते हैं, कैंसर रोग आता है ना, बहुत सारे रोग होते हैं उसके अंदर। तो उसमें आप पढ़ोगे कोई गंदे खाने की वजह से हो रहा है, कोई हवा की वजह से हो रहा है, कोई ना प्रदूषण की वजह से हो रहा है, खराब जल की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं रोगों के, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, आनुवंशिक विकार जो है, वो किसकी वजह से होंगे? वो उत्परिवर्तन की वजह से होंगे। अगर आपको उत्परिवर्तन का मतलब पता है तो ये रोग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। और उत्परिवर्तन की क्लास मैंने पिछली क्लास के अंदर लगाई थी, ठीक है। अब देखो, उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुए ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन हुआ, किसमें हुआ उत्परिवर्तन? भाई मम्मी और पापा के जो कोशिकाएं होती है, दो जनन कोशिकाएं जिसे अपन कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मम्मी के अंदर क्या बनता है? अंडाणु बनता है, पापा के अंदर शुक्राणु बनता है। अगर मान लो उस अंडाणु और शुक्राणु के अंदर जो गुणसूत्र हैं, अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही कोशिकाएं हैं, ये तो आपको पता ही है। अब कोशिकाएं हैं तो उनके अंदर क्या होंगे? गुणसूत्र भी होंगे ना, उनके अंदर भी तो केंद्रक होगा, उसमें भी तो गुणसूत्र होगा। अगर मान लो कि उन गुणसूत्रों के अंदर, भाई ये जैसे मान लो कि ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसी संरचना भी नहीं होती है, बट फिर भी है ना, समझाने के लिए रफली। ये मान लो अंडाणु हो गया, ये शुक्राणु हो गया। अब शुक्राणु के अंदर भी इसका केंद्रक है, अंडाणु के अंदर भी इसका केंद्रक है। शुक्राणु के अंदर बताइए कितने गुणसूत्र होंगे? शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं क्या? नहीं, 23 होते हैं। 23 गुणसूत्र, क्योंकि अर्धसूत्र विभाजन पढ़ा था, 3rd चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। हालांकि वो इस बार शायद आपके नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है ना, वो जो चैप्टर हैं 2021-22 वाले स्टूडेंट्स के लिए शायद वो चैप्टर जो है हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आगे जो ये क्लासें हैं, आगे जो भी बच्चे देखेंगे उनको नेक्स्ट, ये तो क्लासें वैसे भी यूट्यूब पे तो पड़ी रहेगी, है ना, और आगे जनरेशन में, आगे की पीढ़ियों के बच्चे जो हैं वो जब भी इन क्लासों को देखेंगे तो उनके लिए तो आएगा भाई ये चैप्टर, 3rd चैप्टर जो है वो आएगा ही आएगा। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? खैर छोड़ो, आए नहीं आए, हमें तो पढ़ना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु के अंदर कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब ये आपस में मिलेंगे तब जाकर ये आगे जाकर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका बना देंगे, और उस कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु और अंडाणु, जिसमें दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं, एक नई कोशिका बनाते हैं, और इसी कोशिका से पूरा का पूरा जीव बन जाता है, पूरा का पूरा एक, अगर हम मानव की बात करें तो एक मनुष्य का बच्चा बन जाता है ना, एक मानव शरीर बन जाता है। इस कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, ठीक है। और इस युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। क्यों होंगे भाई 46? क्योंकि हमारी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होने जरूरी हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो मैंने 2nd चैप्टर के अंदर या 1st चैप्टर के अंदर भी बताया था। आई थिंक 1st चैप्टर के अंदर मैंने बताया था, ये सब समझाया था मैंने कि भाई 46 क्यों होने चाहिए, और सूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए, ये तो प्रोसेस होती है, बहुत अच्छी प्रोसेस है भाई, यही होनी चाहिए भाई। अंडाणु के अंदर भी 23 गुणसूत्र, शुक्राणु के अंदर भी 23 गुणसूत्र, दोनों जब मिलेंगे तो 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, और फिर एक जो नई कोशिका जो बन रही है उसे युग्मनज कहेंगे। इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, वो कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तकों का निर्माण करेगी, उत्तक आपस में जुड़कर अंग बनाएंगे, अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्र जब आपस में मिलेंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र वगैरह सब कुछ जब मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? एक पूरे शरीर का निर्माण कर देंगे। यहाँ तक आप सभी को पता है, ठीक है। अब चलो वो तो ठीक है, नॉर्मली बात हम सभी जानते ही हैं। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आनुवंशिक विकार की हम बात कर रहे हैं, तो आनुवंशिक विकार में हमने क्या लिखा है कि भाई उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुए। अब उत्परिवर्तन आपको पता है किस में होगा? उत्परिवर्तन गुणसूत्रों में होगा, या तो गुणसूत्रों की संख्या घट बढ़ जाए, या गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए, जीन में खराबी आ जाए, डीएनए में खराबी आ जाए, है ना। तो उनकी वजह से अगर मान लो कि वो उत्परिवर्तन हुआ, और वही उत्परिवर्तन जो है उसकी वजह से जो
लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो कोई वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 23 गुणसूत्र ना आकर इस शुक्राणु के अंदर 24 गुणसूत्र आ जाए किसी कंडीशन की वजह से। मान लीजिए कि दो प्रकार के इसमें एक मनुष्य है जिसमें दो प्रकार के गुणसूत्र बन रहे हैं, दो प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं। एक ऐसे शुक्राणु जिसमें 23 गुणसूत्र होंगे नहीं, लेकिन 23 गुणसूत्र कैसे नहीं होंगे? आप एक बात बताइए, यहाँ पर 24 कब आएंगे? यहाँ पर 24 गुणसूत्र कब आएंगे? जब कोशिकाओं में, जैसे मान लो कि कोई कोशिका है, इस कोशिका से 1 से 2 शुक्राणु बन रहे हैं, तो एक के अंदर, अच्छा इसमें कितने थे? 46 गुणसूत्र थे, तो दोनों में जाने कितने चाहिए थे? 23 जाने चाहिए थे, 23 जाने चाहिए थे, है ना। शुक्राणु जनन कोशिका हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से यहाँ पर अगर 24 आ गए हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, 22 ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 24 आ गए, तो अब देखो इसमें उत्परिवर्तन हुआ, इस शुक्राणु की कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ, और उत्परिवर्तन से देखो यहाँ पर 24 गुणसूत्र हो गए। अब 24 गुणसूत्र यहाँ पर हुए, लेकिन भुगतान तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये शुक्राणु किसी अंडाणु से मिलेगा तो 23 गुणसूत्र तो ये और 24 गुणसूत्र ये, तो यहाँ पर अब 46 ना होकर 46 की जगह पर कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो देखिए ये उत्परिवर्तन हुआ तो किसमें? माता पिता के, यानी कि पिता के, माता में तो शुक्राणु बनता ही नहीं है, पिता के शुक्राणु के अंदर जब 24 गुणसूत्र आ गए, तो वो 24 गुणसूत्र पिता में ही नहीं रहे। अगर वो मान लो अंडाणु से मिल जाते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि ये देखो एक पीढ़ी ये रह गई, ये तो मम्मी पापा की पीढ़ी हो गई, ये बच्चे की पीढ़ी हो गई, तो यहाँ से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो गए। और अब मान लो, अब आपको क्या लगता है? नहीं एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, मज़ा आ गया, है ना, बड़ा मज़ा आया, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, तो इससे कुछ नहीं होगा क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए या एक गुणसूत्र की कमी भी हो जाए, तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है एक बच्चे के ऊपर, और उसी को हम पढ़ेंगे ऐसा कब कब होता है। अच्छा, सिर्फ ये तो संख्या की बात की हमने। मान लो गुणसूत्र जो हैं उसमें टूट फूट हो जाए, खराबी हो जाए, इस गुणसूत्र के, मान लो इसमें गुणसूत्र जो था कोई भी, किसी में भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी में होगा, कोई भी गुणसूत्र है, उसका जीन खराब हो जाए, उसका डीएनए खराब हो जाए, और फिर वही खराब जीन या खराब डीएनए या खराब गुणसूत्र, तीन चीज़ें बोल रही हूँ मैं आपको, खराब डीएनए, खराब जीन या खराब गुणसूत्र, अगर मान लो कि वो बच्चे के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर भी क्या करेगा? वो कोई ना कोई तो रोग उत्पन्न करेगा ही करेगा, है ना, आपको पता है। अच्छा, आप ये सब भी तो जानते ही हैं कि जो डीएनए होता है, चलिए वापस पढ़ लेते हैं उसको एक बार। देखो, जो डीएनए होता है, ये डीएनए है, और हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में कि मान लीजिए कि डीएनए का कोई ये खंड है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का कोई खंड है, और वो खंड जो है पूरा एक कंप्लीट क्या बना दे एमआरएनए या आरएनए बना रहा है। मान लो आरएनए बना रहा है, कोई भी आरएनए बना सकता है, एमआरएनए बना रहा है मान लो। और एमआरएनए जो होता है, अच्छा पहली चीज़ तो ये कि डीएनए का खंड जो क्या बना दे, कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर दे, उस खंड को, इतने से खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अच्छा, अब ये एमआरएनए या आरएनए जो है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन जो है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन होंगे जो हमारे शरीर की बहुत सारी, हम यूँ कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे बालों के रंग का एक प्रोटीन हो गया, कोई आँखों के रंग का एक प्रोटीन हो गया, हाइट का प्रोटीन हो गया, है ना, त्वचा के रंग का प्रोटीन हो गया, जो शेप होती है शरीर की, नाक की, कान की, है ना, उसका कोई प्रोटीन हो गया। तो वो प्रोटीन ही तो डिसाइड करेगा कि किसको क्या लक्षण देना है। अगर मान लीजिए कि ये जीन ही खराब हो जाए, ध्यान से सुनना, ये जीन ही खराब हो जाए, और जीन किसके अंदर है? डीएनए का ही एक पार्ट है, यानी डीएनए खराब हो जाए या जीन खराब हो जाए, और ये जो डीएनए है वो किस में होते हैं? गुणसूत्र के अंदर होते हैं। गुणसूत्रों में पैकेजिंग होती है इनकी, कैसे होती है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो डीएनए, जीन या गुणसूत्र खुद ही खराब हो रहा है, तो खराब जीन जो होगा वो खराब आरएनए बनाएगा, आरएनए में भी प्रॉब्लम आएगी, आरएनए बनने में भी, और आरएनए की वजह से वो खराब प्रोटीन बनाएगा। तो खराब प्रोटीन बना रहा है, इसका मतलब जो भी, जिस भी लक्षण का ये प्रोटीन बनना था मान लीजिए, तो वो इसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए कि ये प्रोटीन जो है वो कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि त्वचा का रंग का ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। भाई त्वचा का रंग का कोई अच्छा सा प्रोटीन था, है ना, वो त्वचा को रंग को प्रदर्शित करता था, लेकिन अब वही खराब हो गया, तो त्वचा के रंग में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है, तो वही तो रोग हो गया। तो माता पिता से ये किस में आ रहा है? बच्चे के अंदर आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आनुवंशिक विकार हैं वो माता पिता से किस में आते हैं? बच्चे के अंदर आते हैं।
माता पिता से बच्चे में आने वाले रोगों को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक विकार कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आनुवंशिक विकार चलो ठीक है, हम कह रहे हैं भाई माता पिता से बच्चों के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे कि किसी महिला को एड्स रोग है ना, किसी महिला को क्या है, एड्स रोग है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोग सभी जानते हैं नॉर्मली सभी बच्चे, ठीक है। और वो रोग जो होता है एक वायरस की वजह से होता है जिसका कि नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस पूरा नाम है, ठीक है। तो वो वायरस की वजह से कोई भी महिला या पुरुष को वो रोग हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक महिला है जिसका कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है तो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। और आप ये अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और महिला के अगर माता के जो गर्भाशय है, गर्भाशय में कोई बच्चा पल रहा है, तो उस बच्चे को पोषण जो होता है वो कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। प्लेसेंटा कौन सी संरचना है, प्लेसेंटा वह संरचना है जो माता के शरीर से पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन वगैरह इन सभी को कहाँ तक ले जाती है, बच्चे के शरीर में डालती है। और बच्चे का जो गंदा पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो प्लेसेंटा वापस वहीं से लाकर महिला के शरीर में या माता के शरीर में डाल देता है। ये आप सभी को पता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर महिला को एड्स है और उस महिला के शरीर में बच्चा मान लीजिए कि पल रहा है, उस माता के गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, तो HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर आ सकता है, बच्चे के अंदर आ सकता है। HIV वायरस महिला के जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो कहाँ आ सकता है, बच्चे के अंदर आ सकता है। तो क्या हम उसे भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहेंगे या क्या हम उसे आनुवंशिक विकार कहेंगे? क्या भाई मैंने यहाँ पर कहा कि जो माता पिता से बच्चे के अंदर आता हो तो वो रोग हो गया आनुवंशिक विकार, तो क्या हम इसे भी आनुवंशिक विकार कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आनुवंशिक विकार पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। जबकि एड्स जो रोग है वो HIV वायरस के कारण उत्पन्न हो रहा है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आनुवंशिक विकार है तो उसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होना ज़रूरी है। तीनों में से कोई भी, या तो DNA में प्रॉब्लम हो, या जीन में प्रॉब्लम हो, या गुणसूत्रों में कोई प्रॉब्लम हो। भाई इनकी या तो संरचना बदल जाए या इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आ जाए। तो इन तीनों में अगर कोई समस्या आ रही है और इन तीनों में समस्या आने के कारण, अगर तीनों में से कोई भी एक भी हो सकता है, बात तो वो कि वो ये भाई गुणसूत्र होते हैं, उसमें DNA होता है, DNA में जीन होता है, ठीक है। तीनों में से कोई में भी अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है और फिर अगर वो बच्चे में जा रहा है और बच्चे में रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहेंगे आनुवंशिक विकार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कि मान लो मीजल्स का कोई जो जीव था, सूक्ष्म जीव था, वो बच्चे के अंदर आ गया माता से तो उसको रोग हो गया तो चलो वो भी आनुवंशिक विकार हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, क्लियर हो गया होगा आपको कि आनुवंशिक विकार किसे कहेंगे। पहली चीज़ तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं और इनके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये स्थानांतरित होते हैं। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई इसके प्रकार कितने होते हैं, आनुवंशिक विकार के प्रकार कितने होते हैं। तो आनुवंशिक विकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है गुणसूत्रीय विकार, पहला जो प्रकार है इसका वो कौन है, गुणसूत्रीय विकार, और दूसरा है मेंडेलियन विकार। एक तो है गुणसूत्रीय विकार और दूसरा है मेंडेलियन विकार। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणसूत्रीय विकार किसे कहेंगे। गुणसूत्रीय नाम से पता चल रहा है बहुत अच्छे से। देखो भाई, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण जो उत्पन्न विकार होते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। इसका क्या मतलब हुआ? साफ साफ पता चल रहा है क्या मतलब हुआ क्या? देखो भाई, हमारी जो कोशिका है उसमें होने चाहिए कितने, 46 गुणसूत्र, कितने, 46। अब मान लो इसकी जगह पर बच्चे के अंदर आ जाए, माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे के अंदर मान लो कि 47 आ जाए, है ना, या 46 आ जाए, सॉरी 46 तो हो ही नहीं सकते, 45 आ जाए, या कुछ भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जब उत्पन्न विकार होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। आगे बात समझ में, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ रहा है,
देखो गुणसूत्रों की संख्या में यहाँ पर संरचना से कोई संबंध नहीं है। खराबी यानी कि डीएनए खराब हो जाए या आरएनए डीएनए खराब हो जाए या जीन खराब हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है किससे? गुणसूत्रों की संख्या से। अगर गुणसूत्रों की संख्या में प्रॉब्लम आ रही है, गुणसूत्रों की संख्या संख्या संख्या, बार बार याद दिला रही हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है आपसे, पूछा गया है पहले भी बहुत बार और अभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई गुणसूत्रीय विकार किसे कहेंगे और मेंडेलियन विकार किसे कहेंगे। तो संख्या में परेशानी आ जाए, भाई संख्या या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी? एक तो संख्या होती है, दूसरा होता है संरचना। अब संख्या का कंडीशन इसमें बन रही है भाई, इसमें बन रहा है भाई गुणसूत्रीय विकार, यानी संख्या में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंडेलियन विकार किसे कहेंगे कि जब, देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है, एकल जीन के उत्परिवर्तन से उत्पन्न विकार। कोई जीन है उसमें खराबी आ जाए, भाई डीएनए है, ये मान लो डीएनए है और इसका जो ये डीएनए है इसके अंदर मान लो कि ये जीन है, ये जीन है और मैंने यहाँ पर रेड रेड कलर से जो बनाई है, मान लो ये जीन जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो खराब जीन खराब प्रोटीन बनाएगी और खराब प्रोटीन तो खराब ही काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि संख्या, अच्छा संख्या परिवर्तन होगी क्या? इसमें नहीं होगी भाई। खराबी से संख्या का क्या रिलेशन? 46 गुणसूत्र तो 46 के 46 ही है, गुणसूत्र तो 46 के 46 ही है, लेकिन 46 में से कोई भी एक गुणसूत्र जिसका कोई जीन का कोई भी डीएनए का कोई भी पार्ट या जीन खराब हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? मेंडेलियन विकार कहेंगे। तो यहाँ पर तो संख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर किस में परिवर्तन होगा? संरचना में परिवर्तन होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेन, इनके भी हम पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, दो दो पार्ट कर लेते हैं अपन इसके भी। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मान लो कि हम सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार की, और गुणसूत्रीय विकार जो है ये भी फिर से दो टाइप का हो सकता है। कैसे दो टाइप का होगा? अच्छा आपको ये तो आपको पता ही है कि जैसे मनुष्य की बात करें, हम मानव की यहाँ पर बात करें, कोई जीव जंतु तो ले नहीं रहे, तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें से महिला हो चाहे पुरुष हो, या तो नर हो चाहे मादा हो, दोनों के अंदर 22 जोड़े सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम कंडीशन, मतलब समान होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। 23वां जोड़ा इसके अंदर जो होता है, नर के अंदर 23वां जो जोड़ा, देखो जोड़ा आ रहा है ना, तो साथ साथ में रहिए, तो 23वां जो जोड़ा होता है वो इसमें नर के अंदर तो कौन सा होता है? XY प्रकार का, और मादा के अंदर होता है XX प्रकार का। है, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, मादा के अंदर XX और नर के अंदर XY। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, अच्छा चलो ठीक है, ये तो छोड़ो आप, ये जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, इन 22 जोड़े गुणसूत्र को अपन क्या कहते हैं? 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र? क्योंकि इनका लिंग निर्धारण में कोई काम नहीं होता है। ये लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। भाई लड़का जो, जैसे मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है ना, तो वो लड़की को जन्म देगी या एक लड़के को जन्म देगी, यानी वो बच्चा पैदा करेगी या एक बच्ची पैदा करेगी, इसका डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं? वो दूसरे टाइप के गुणसूत्र यानी 23वें जोड़े के गुणसूत्र लेते हैं। इनको हम कहते हैं लिंगी गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंगी गुणसूत्र। जबकि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनका और ही अलग ही कुछ काम होगा। बहुत सारे काम होते हैं शरीर में। क्या एक ही काम है क्या? लड़का और लड़की पैदा करवाने का ही थोड़ी काम है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, रंग रूप निर्धारण करना, सब कुछ बहुत सारे होते हैं। तो वो जो डिसाइड करते हैं वो तो कौन करते हैं? 22 जोड़े गुणसूत्र, जिन्हें हम कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। और 23वां जो जोड़ा गुणसूत्र का है जिसे हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, ये क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़की पैदा होगा या लड़का पैदा होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र का करेगा। अब मुझे इधर एक बात बताइए, यानी कि दो टाइप के आपके पास गुणसूत्र हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। पहले हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा बताना था मुझे वापस। अच्छा आप बताइए कि देखिए गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रीय विकार का मतलब हो रहा है कि भाई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन,
संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन वो कौन से गुणसूत्र की संख्या की बात करेगा। ऐसा थोड़ी कि कोई भी एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा भाई। 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े में से कौन सा सेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 22वां या 23वां, इनमें से कौन से गुणसूत्र की संख्या में चेंजेस आएंगे, कौन से जोड़े की संख्या में चेंजेस आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई ये दो प्रकार के होते हैं, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार और दूसरा है लिंगी गुणसूत्रीय विकार। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार और लिंगी गुणसूत्रीय विकार। अलिंगी गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार का मतलब कि 1 से लगाकर 22 जोड़े, 1 से लगाकर 22 जोड़े जो हैं, अगर उनमें किसी संख्या में परिवर्तन आ रहा है, मान लो कि 13वां जोड़ा है, 13वें में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, तो 13वें जोड़े के अंदर क्या हो गया, 3 गुणसूत्र हो गए, है ना भाई, जोड़े के रूप में होते हैं ना, उसमें मान लो 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, या मान लो कि 12वें जोड़े के अंदर एक गुणसूत्र कम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, हम सब जब हम पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आएगा, ये डाउन सिंड्रोम वगैरह हम पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि वो लिंगी गुणसूत्र, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं अलिंगी गुणसूत्र, यानी 22 जोड़े में से अगर मान लो संख्या में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे तो अपन क्या कहेंगे, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि 23वां जोड़ा जो है, 23वां जोड़ा, अब नर के अंदर तो कौन सा होगा, XY होगा, मादा के अंदर XX होगा। अगर मान लो इनमें संख्या में कोई परिवर्तन आ रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर कोई एक X गुणसूत्र ज़्यादा आ गया, या फिर मान लो कि इसके अंदर कोई X गुणसूत्र ज़्यादा आ गया, या मान लो कि इसमें एक X गुणसूत्र की कमी हो गई, केवल यहाँ पर Y ही रह गया, या इसमें एक X गुणसूत्र की कमी होकर इसमें X ही रह गया, तो फिर देखो संख्या में परिवर्तन आया ना, लेकिन संख्या कौन सी, ये कौन सी संख्या है, कौन से गुणसूत्र की संख्या है, ये लिंगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की बात कर रहा है, तब उसे अपन क्या कहेंगे, लिंगी गुणसूत्रीय विकार। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि अलिंगी गुणसूत्र का आपको एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, जो कि हमारे एक बुक में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, वो है डाउन सिंड्रोम। कौन सा दे रखा है, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम हम बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, इसके लक्षण क्या क्या है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिंगी गुणसूत्र। तो लिंगी गुणसूत्र मैंने बताया कि भाई XY में से या XX में से किसी में भी संख्या में परिवर्तन आ गया तो उसे लिंगी गुणसूत्र कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल 2 है आपके पास में, कौन कौन सा, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या नाम याद रखने हैं, पहले मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर हम जब पढ़ते जाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा किसका कौन सा एग्जाम्पल था। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो लिंगी गुणसूत्र में हम क्या पढ़ेंगे, लिंगी गुणसूत्रीय विकार में 2 आपको पढ़ने हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर संख्या में परिवर्तन तो होगा, इन दोनों रोगों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन तो होगा, लेकिन कौन से गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र, और इसमें अलिंगी गुणसूत्र में। आगे बात समझ में। अब इधर आते हैं, चलो मेंडेलियन विकार को पढ़ते हैं। मेंडेलियन विकार किसे कहेंगे, जब जीन में कोई खराबी आ जाए, कोई जीन है वो खराब हो जाए, लेकिन वो जीन कौन सी होगी, कौन से गुणसूत्र की होगी, उसके आधार पर भी ये 2 प्रकार का होता है, लिंगी मेंडेलियन विकार और अलिंगी मेंडेलियन विकार, ठीक है। अब वही आपको वापस वही पता रखना है भाई, 22 जोड़े में से अगर मान लो कोई भी ऐसा जोड़ा है जिसका गुणसूत्र का जीन खराब हो रहा है तो उसे तो हम क्या कहेंगे, अलिंगी मेंडेलियन विकार। भाई 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े में से कोई भी जीन खराब हो रही है, 22 में से कोई सा भी जीन खराब हो रही है, 22 जोड़े यानी कि पहले जो 22 जोड़े हैं जो कि लिंग निर्धारण का काम नहीं करते हैं, उनमें अगर मान लो खराबी आ रही है तो उसे तो अपन क्या कहेंगे, अलिंगी मेंडेलियन विकार, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कितने ध्यान रखने हैं, 3, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड एक और ऐड हुआ है थैलासीमिया। थैलासीमिया जो है पहले शायद आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन जो नई NCERT की बुक्स आई है उसके अंदर पिछला जो, अगर आप पेज पलट के पिछले सबसे लास्ट के अंदर जो पेज देखोगे तो उसके अंदर जो नया कोर्स जो ऐड किया गया है उसमें थैलासीमिया दे रखा है, तो वहाँ पर दे रखा है, इसलिए आपको मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अलिंगी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 3, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलासीमिया। और दूसरा आता है लिंगी मेंडेलियन विकार। लिंगी मेंडेलियन विकार का मतलब क्या होगा, सोचो दिमाग में, यानी कि मान लीजिए कि नर के अंदर XY है और मान के लीजिए होते ही हैं, मादा के अंदर XX है, उन दोनों के अंदर मान लो कि मादा के कोई X गुणसूत्र के अंदर कोई खराबी आ जाए, नर के किसी भी गुणसूत्र में X या Y में से किसी में भी गुणसूत्र में खराबी आ जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, लिंगी मेंडेलियन विकार। क्या कहेंगे,
लिंगी मेंडेलियन विकार। और इसमें आपको 2 ही पढ़ने हैं, कौन कौन सा, हीमोफीलिया एंड वर्णांधता। ये तो आपको ही पता है कि कितनी बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ये हर बार पूछा ही जाता है, हीमोफीलिया एंड वर्णांधता। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ नहीं आएगा, ये सब बेकार है, बेकार कोई नहीं है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी चलो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट सारी इंपॉर्टेंट सभी पढ़ने हैं। फिर ऐसा नहीं होगी एग्जाम में ये पूछ ले तो आप लोग कहोगे कि मैडम ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, हम तो यही पढ़ के गए थे, ऐसा कुछ नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुणसूत्रीय विकार के बारे में। गुणसूत्रीय विकार पढ़ेंगे। गुणसूत्रीय विकार हम पढ़ ही चुके हैं क्या होते हैं जो, ठीक है। उसमें अलिंगी और लिंगी पढ़ ही चुके हैं, और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, 2 शब्द आते हैं क्योंकि वो आगे आने वाले शब्द हैं, तो उन शब्दों को भी मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम मेंडेलियन विकार की बात करते हैं, मेंडेलियन विकार की बात करते हैं। ये मेंडेलियन विकार भी ये देखो 2 प्रकार का हो सकता है। ये अप्रभावी और प्रभावी टाइप का भी हो सकता है। ये अप्रभावी और प्रभावी टाइप का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर 2 जीन हैं, ये मान लो कि कोई 2 जीन वाला भी, 2 जीन वाला क्या, 2 जीन ही होंगे, है ना भाई, 2 जोड़े होते हैं तो उसमें 2 जीन होंगे। मान लो ये 1 नंबर का व्यक्ति है जिसके अंदर 2 जीन है और दोनों ही कैसे हैं, नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल है, सामान्य है। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, सामान्य है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर जो 2 जीन पड़े हैं, दोनों जीन कैसे हैं, नॉर्मल यानी कि सामान्य है। तो सामान्य है तो क्या इसके अंदर कोई रोग होगा क्या, भाई सामान्य जीन है तो सामान्य प्रोटीन बनाएगा, कोई रोग होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके अंदर दोनों ही जीन कैसे हैं, खराब है, ये रेड का मतलब खराब हो गया, ठीक है। और इसके अंदर दोनों ही जो जीन है वो कैसे हो गए, खराब हो गए। तो खराब है, अब दोनों ही जीन खराब है तो अपने को ही पता है भाई दोनों जीन खराब है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कैसा होगा, कैसा होगा, असामान्य, असामान्य, ये दोनों असामान्य जीन हैं और इसकी वजह से व्यक्ति कैसा होगा, रोगी होगा, है ना। और ये जो व्यक्ति है वो कैसा होगा, स्वस्थ होगा। आ रही बात समझ में। एक व्यक्ति है, 1 नंबर का जो व्यक्ति है उसके अंदर दोनों ही जीन सामान्य है तो व्यक्ति कैसा होगा, स्वस्थ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर दोनों ही जीन खराब है तो वो कैसा होगा, असामान्य होगा, यानी कि दोनों के अंदर असामान्य जीन है तो वो कैसा होगा, रोगी व्यक्ति होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, 3 नंबर की हम बात करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एक जीन तो क्या है, सामान्य है, एक जीन तो क्या है, सामान्य है, और जो दूसरी जीन है वो कैसी है, खराब है। एक जीन जो है वो तो सामान्य है और दूसरी जो जीन है वो कैसी है, असामान्य है, खराब है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, जो कि ये 3 नंबर का जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई रोग होगा या नहीं होगा। इन दोनों का तो कंडीशन इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, दोनों ही अच्छी है, दोनों जीन अच्छी है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, दोनों ही खराब है तो रोगी होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या होगा, एक व्यक्ति जो कि सामान्य जीन को लिए हुए भी है और दूसरी जो जीन है उसकी खराब है, तो ऐसा इसमें क्या होगा, ये खराब व्यक्ति को रोग होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा रोग के ऊपर। अगर मान लो कि इस असामान्य जीन की उपस्थिति के अंदर असामान्य जीन है और सामान्य जीन भी है, लेकिन अगर मान लो कि इस असामान्य जीन की उपस्थिति में भी सामान्य जीन अपना क्या दिखा दे, प्रभाव दिखा दे, समझना ध्यान से। एक बात बताओ, ये सामान्य जीन है, सामान्य जीन क्या करेगी, रोग पैदा नहीं करेगी भाई, वो कहेगी मैं तो नहीं करूंगी रोग पैदा, तू कर। ये कहेगी मैं तो रोग पैदा करूंगी क्योंकि मैं खराब हूँ, खराब है तो रोग पैदा करेगी। लेकिन फिर भी मान लो कि इसका प्रभाव ज़्यादा दिख जाए, इसका प्रभाव क्या हो, ज़्यादा दिख जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको याद आई, ये प्रभावी अप्रभावी वो सब चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, मेंडल के
जो हाँ उन्होंने प्रयोग जो किए थे उसमें पढ़ा था ना कि भाई टी प्रभावी होता है, कैपिटल टी प्रभावी होता है, स्मॉल टी अप्रभावी होता है, फिर वो अपना प्रभाव दिखा देता है और इसी की वजह से फिर वो ऐसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। तो देखो ये यहाँ वो जो कंडीशन थी वो यहाँ पर भी लागू होगी। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार क्यों कहे गए हैं? क्योंकि मेंडल ने जैसे जैसे अपने नियमों में जो बताया था ना कि भाई ऐसे ऐसे प्रभावी अप्रभावी किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इसमें भी यही कंडीशन है, वो जीन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और कब कब प्रभाव प्रकट करती है, कब नहीं करती है, तो उसी की वजह से इनको कहा जाता है मेंडेलियन विकार। आगे बात समझ में? चलो अब देखते हैं। अच्छा, ये जो मान लीजिए कि हम क्या बात कर रहे थे, ये खराब, ये सही है, ये खराब प्रोटीन, ये खराब जीन है, तो खराब जीन खराब प्रोटीन बनाएगी और वो रोग पैदा करेगी। अच्छी जीन अच्छा प्रोटीन बनाएगी तो वो चाहेगी भाई मैं रोग पैदा नहीं करूं। लेकिन मान लो कि ये असामान्य की उपस्थिति में ये अपना प्रभाव दिखा दे और प्रभाव दिखाने की वजह से मान लो कि इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो, इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो, तब तो हम उसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी कहेंगे, प्रभावी मेंडेलियन विकार कहेंगे। ठीक है, ये आएगा, आगे शब्द आएंगे प्रभावी अप्रभावी, तो इस वजह से बता रही हूँ, प्रभावी मेंडेलियन विकार कहेंगे। और अगर मान लो कि असामान्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया, इसने अपना प्रभाव दिखा दिया और व्यक्ति को क्या कर दिया? रोगी कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से है ना, जो कि अप्रभावी जीन थी, लेकिन इसने अपना प्रभाव दिखाकर इसने मान लो कि रोग पैदा कर दिया, यानी व्यक्ति को रोगी कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी मेंडेलियन विकार कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। ठीक है, अप्रभावी कहेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और इससे रिलेटेड है इसलिए बता रही हूँ। ये लिंगी है, तो लिंगी के अंदर एक चीज बताइए कि जैसे नर की बात करें तो एक तो होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र, मादा के अंदर तो एक्स एक्स ही होता है। अब मान लो कि इसमें भी इसके दो प्रकार होंगे कि नहीं होंगे? कैसे भाई? लिंगी का मतलब क्या हो रहा है कि खराबी हो रही है, किसमें हो रही है? 23वें जोड़े के अंदर। लेकिन 23वें जोड़े के अंदर भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो होता है एक्स और एक वाई। 23वां जोड़ा जो है उसमें भी दो प्रकार के गुणसूत्र है, एक तो होता है एक्स और एक वाई। अगर मान लो एक्स गुणसूत्र खराब है तो उसे तो अपन क्या कहेंगे? एक्स लिंग सहलग्न रोग, एक्स लिंग सहलग्न रोग। और अगर वाई गुणसूत्र खराब हो रहा है तो इसमें हम क्या कहेंगे? वाई लिंग सहलग्न रोग। देखो ये दोनों ही क्या है, किसके प्रकार है? ये लिंगी मेंडेलियन विकार के प्रकार है, लेकिन लिंगी में भी दो प्रकार के गुणसूत्र आ जाते हैं, एक्स और वाई। तो अगर एक्स गुणसूत्र खराब है तो एक्स लिंग सहलग्न रोग और वाई गुणसूत्र खराब है तो वाई लिंग सहलग्न रोग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मान लो कि सामान्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया और रोग नहीं हो रहा है तब तो वो प्रभावी है ना, और अगर इसकी वजह से, यानी कि अगर मान लो कि इस असामान्य की वजह से हो रहा है वो अप्रभावी हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक? प्रभावी, वापस एक बार ध्यान से सुन लो, प्रभावी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर व्यक्ति को बीमार होना है तो दो खराब जीन चाहिए, अगर व्यक्ति को ये वाली कंडीशन आएगी फिर वो है ना। और अगर व्यक्ति को मान लो एक ही खराब जीन से रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे अप्रभावी। एक ही खराब जीन से अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे अप्रभावी कहेंगे। लेकिन एक खराब जीन की से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो और उसको दो खराब जीन चाहिए तो उसे कहेंगे प्रभावी। आगे बात समझ में? अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कौन सा अपना पहला जो है डाउन सिंड्रोम। और आज हम क्लास में पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा गुणसूत्रीय विकार है ना। दो प्रकार हो गए थे और उसमें से जो सबसे पहला है हमारा गुणसूत्रीय विकार। और गुणसूत्रीय विकार के अंदर भी हम सबसे पहले कौन सी बात करेंगे? गुणसूत्रीय विकार के अंदर हमने फिर से उसके दो टाइप्स किए थे, लिंगी और अलिंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलिंगी गुणसूत्रीय विकार के बारे में। और अलिंगी गुणसूत्रीय विकार का जो आपने एग्जाम्पल लिखा था, कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम, है ना। इसलिए मैंने चार्ट बनवाया था ताकि आप कंफ्यूजन ना करो वहाँ पर कि भाई पहले कौन सा आएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो वो चार्ट के अनुसार आपको ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम को हम एक और नाम देते हैं जिसका कि नाम है मंगोलिज्म। क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी खोज की। भैया इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी लैंगडम डाउन ने। देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है उनके पीछे क्या आ रहा है, नाम के पीछे डाउन, तो इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम। लैंगडम डाउन ने की थी और कब की थी ये? 1866 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, नाम है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी और कब की थी? 1866 के अंदर की थी। पहली चीज़ तो ये कि
चलिए मेरे पास यहाँ पर जगह है तो मैं इधर एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी वो इधर लिख लूँगी। देखो पहली चीज़ तो ये कि ये होता किस वजह से है, तो होता, अच्छा ये हम पढ़ कौन सा रहे हैं, अलिंगी गुणसूत्रीय विकार। अलिंगी का मतलब कि यानी कि गुणसूत्रों की संख्या या तो अधिक होगी या कमी होगी, लेकिन कौन से वाले, उसकी के आधार पर हम अलिंगी पढ़ रहे हैं, तो कौन से वाले, 1 से लगाकर 22 जोड़े जो हैं, 22 जोड़े तक जो गुणसूत्र हैं उनके अंदर क्या होगा, या तो कमी होगी या अधिक होगी, अधिकता होगी। तो यहाँ पर जो 21वां जो जोड़ा होता है, 21वां जोड़ा है ना, और 21वां जोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 गुणसूत्र होंगे, ये 2 गुणसूत्र हो गए, मान लो ऐसे ऐसे 2 गुणसूत्र हो गए। 21वां जोड़ा होता है उसमें 2 गुणसूत्रों की जगह पर कितने हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाता है, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया। 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब 2 तो पहले से थे, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आने की वजह से यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो गए हैं, और इसी वजह से यानी कि 21वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र का आ जाना ही डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब मान लो कि अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि इस व्यक्ति के अंदर टोटल गुणसूत्र कितने होंगे, टोटल गुणसूत्र कितने होंगे, तो देखो यहाँ पर टोटल गुणसूत्र अब इसमें कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, क्योंकि 46 तो नॉर्मली होते ही है, लेकिन 21वें के अंदर एक और आ गया, यानी 21वें में जोड़े के अंदर जोड़ा नहीं रहा, अब यहाँ पर 3 हो गए हैं, तो 3 गुणसूत्र आ गए हैं, तो 3 तो ये, ठीक है ना, और बाकी सब मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र। तो इस व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र आ जाएंगे, हो जाएंगे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा जो है किस में होता है, ये किन व्यक्तियों के अंदर होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसा जो होता है वो 40 से ऊपर अगर कोई महिला है, 40 उम्र या 40 वर्ष से ऊपर जो कोई महिला है, अगर वो मान लो कि बच्चा पैदा करती है तो उसके अंदर ऐसा होने की संभावना होती है। अगर किसी व्यक्ति या किसी महिला की उम्र जो है वो 40 से ज़्यादा है तो ऐसा उसमें हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब उसके अंदर अंडे जनन की प्रक्रिया होगी, अंडाणु का जब निर्माण होगा तो उसमें गलती से एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंडाणु के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा ये दोनों में ही हो सकता है, ये लड़के में लड़की में किसी में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो रोग कोई लड़की जरूरी नहीं है कि लड़के में ही हो, लड़की में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लड़के लड़की में दोनों ही में ही हो सकता है। और अगर वो महिला जो जनन कर रही है उसकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो उसमें संभावना, ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि कंपलसरी हो गई होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मैंने कहा कि होने की संभावना होती है। और ऐसा देखो इसमें क्या होता है कि 600 बच्चों के ऊपर एक बच्चा ऐसा होता है, यानी इसका एक 600 अनुपात 1 होता है, इसका अनुपात जो होता है 600 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो इसके इस रोग का उसमें लक्षण देखा जा सकता है, ठीक है भैया। चलो अब हम बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में पहला जो लक्षण होगा वो क्या होगा कि भाई बच्चे का जो कपाल होगा वो कैसा होगा, चौड़ा होगा। जो कपाल क्रेनियम जो होता है, ये वाला कपाल जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो गर्दन होती है वो गर्दन कैसी होती है, छोटी होती है। गर्दन क्या होगी, गर्दन की लंबाई कम होगी, यानी गर्दन छोटी होगी, कपाल चौड़ा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं, मैंने ऐसा बहुत बार क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में भी देखा है कि जब अगर हम पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी रोग पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन रोगों को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा तो मेरे में भी है, ऐसा तो एक ये लक्षण तो मेरे में भी है, कहीं मुझे तो ये रोग नहीं है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी में कोई रोग नहीं है, मुझे पता है भले ही मैं नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी अपने ऊपर लेने एक आधे लक्षण तो कोई भी मिल जाते हैं। किसी में मान लो किसी रोग में कह दे कि भाई इसकी हाइट कम है, तो क्या उसको वो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर हाइट कम है, तो क्या वो उसको रोग हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सभी स्वस्थ हैं, ओके। चलो, गर्दन छोटी होती है, मुंह हमेशा कैसा होता है, खुला हुआ ही रहता है ना। उसका मुंह जो होता है, बच्चे का मुंह जो होगा वो हमेशा खुला रहेगा, बहुत कम चांस में, जैसे हम तो अभी बंद करके ही सोते हैं ना, उसका खुला ही रहता है, ठीक है। और निचला होठ कैसा होगा, ये लटका हुआ होता है। तो निचला वाला जो होठ होता है वो थोड़ा सा बाहर की ओर लटका हुआ होता है, थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा बाहर की ओर लटका हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीभ बाहर निकली हुई होती है। तो जीभ जो होगी थोड़ी सी हल्की सी, इसकी जीभ जो होगी वो थोड़ी सी ऐसे लगेगी जैसे बाहर लटकी हुई होती है, ठीक है। लगती क्या है, होती है, बाहर लटकी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चौड़ी हथेली होती है। हथेली जो होती है ना, ये वाली जो हथेली है ना, इसका जो शेप होता है वो थोड़ा क्या होती है, चौड़ी होती है ये। और दूसरी चीज़, जैसे हमारे हथेलियों के अंदर क्या होता है कि ऐसे मतलब लाइनें जो होती है ना, ये लाइनें, इसके अंदर ऐसी लाइनें नहीं होती है। जैसे व्यक्ति है मान लो, ठीक है, ये
ऐसा 1 2 3 4 5 हो गई भाई, 5 हो गई। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर ऐसे लाइनें नहीं होगी, इसमें सीधी लाइन होगी, ऐसे एक ही सीधी लाइन होगी। इसे अपन कहते हैं पाम कीज। क्या कहते हैं? पाम कीज। ठीक है, एक ही जो हथेली होती है, हथेली के अंदर ऐसे लाइनें नहीं होती, मतलब इतनी सारी लाइनें नहीं होती, एक ही लाइन होती है, ऐसे सीधी लाइन होती है बिल्कुल। ठीक है, उसे अपन कहते हैं पाम कीज। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है कि बच्चा जो होगा वो कैसा होगा? मंदबुद्धि होगा। मंदबुद्धि होगा, है ना, इतना उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, इतना होशियार नहीं होगा, मंदबुद्धि होगा। ठीक है, अच्छा भैया नेक्स्ट आता है हम टर्नर सिंड्रोम पे, और इसका जो नेक्स्ट है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये कौन से रोग हैं? ये लिंगी गुणसूत्रीय विकार है। लिंगी का मतलब कि उसमें जो 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े में से जो 23वां जोड़ा है उनमें संख्या में प्रॉब्लम आएगी, संख्या में या तो कमी या ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में होगा और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होगा? पुरुषों में होगा। ये ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। तो टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये किस में होता है? महिला में ही होता है पहली चीज़ तो। और महिला में होगा क्या कि महिला में केवल एक गुणसूत्र, एक नहीं, एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। महिला में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। इसको ध्यान से समझिए भाई। 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े का मतलब कि 44 गुणसूत्र तो वो के वही रहेंगे। चलो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, 44 गुणसूत्र तो वो के वही रहेंगे, लेकिन इसमें होने कितने चाहिए थे? 44 प्लस एक्स होने चाहिए थे। नॉर्मल अगर महिला है तो उसमें कितने होने चाहिए? 44 प्लस एक्स गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन ऐसी महिलाओं में 44 गुणसूत्र तो सामान्य होते ही हैं, और क्योंकि हम इसे लिंगी गुणसूत्रीय विकार पढ़ रहे हैं तो लिंगी का मतलब तो लास्ट वाला 23वां जोड़ा ही होगा, और 23वां जोड़ा तो इसमें महिला में कौन सा होता है? एक्स होता है। तो एक्स केवल एक ही होता है और दूसरा एक्स गायब हो जाता है। गायब का मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसी महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की क्या होती है? कमी होती है। एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है, केवल एक एक्स गुणसूत्र ही रहता है। तो अब बताइए टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44 तो ये, और एक क्या हो गए? 45। इसमें इस महिला में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है वो उसकी कमी आ गई है। ठीक है ना, तो इसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए इसके लक्षण क्या क्या होंगे। एक एक्स गुणसूत्र की कमी आ रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। लंबाई कैसी होती है? कम होती है। तो कुछ लड़कियां यहाँ पर ऐसी भी होगी जिसकी लंबाई कम है, तो इसका मतलब उसको ये रोग नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सारे लक्षण होने चाहिए। ठीक है ना, एक लक्षण की वजह से कुछ नहीं होता है। लंबाई कैसी होगी? कम होगी। लैंगिक विकास कैसा होगा? देरी से होगा। लैंगिक विकास नहीं हो पाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, जनन अंग जो होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो लैंगिक विकास भी इनके अंदर देरी से होता है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि तो सभी में लिख ही लेना है, क्योंकि भाई रोग हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें दिमाग से संबंधित भी प्रॉब्लम आएगी। तो मंदबुद्धि होती है ऐसी लड़कियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्दन पर क्या होता है? इनके जालनुमा त्वचा होती है। जो गर्दन होती है उस पर ऐसे जाले होते हैं ना, मकड़ी के जाले, वैसे इनके त्वचा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्तन अपूर्ण विकसित, यानी कि स्तन जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। स्तन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो स्तन पूरी तरह से अगर विकसित नहीं हो पाएंगे, और बाई चांस ये अगर मान लो कि अगर बाई चांस इनके बच्चा हो भी जाए, वैसे तो बांझ ही होती है। ठीक है, स्तन विकसित ही नहीं हो रहे, बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे भैया ये? ठीक है ना, तो स्तन तो वैसे ही अपूर्ण विकसित होते हैं। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? अभाव होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसमें प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसी का रिजल्ट तो ये है कि वे स्तन अपूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, और ऐसी व्यक्तियाँ जो है, ऐसी स्त्रियाँ जो हैं वो कैसी होती है? बांझ होती है, माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, ये खत्म हो गया। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम खत्म। टर्नर सिंड्रोम के अंदर वापस सुन लो क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। किसमें? महिला के अंदर। ठीक है, महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? अभी भी बताया था, पुरुषों में होता है। और इसमें होगा क्या होगा? पुरुषों में अगर हो रहा है तो इसमें ये क्या होगा कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है वो अधिक आ जाता है। देखो इधर देखो, महिला में तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही थी, इसे तो अपन कह रहे थे टर्नर सिंड्रोम। लेकिन पुरुष के अंदर एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, इसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, अच्छा अब इसमें गुणसूत्र जो होंगे वो कितने होंगे? भाई नॉर्मली 44 तो होते ही हैं,
44 होती हैं। अब इसमें एक एक्स और वाई होना चाहिए था, अगर ये नॉर्मल पुरुष होता तो इसमें एक एक्स और एक वाई होना चाहिए था, लेकिन किस्मत खराब है इसकी। और इसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है। कौन सा एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है? एक और एक्स गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि इसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ जाता है, यानी एक्स एक्स वाई हो जाते हैं इसमें गुणसूत्र। तो अब इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, इधर कितनी थी? 45 थी, एक कम हो गया था, इधर एक जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 47। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 47 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया। कौन सा? एक्स गुणसूत्र। और इसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र, एक एक्स्ट्रा क्या बेचारा था, 2 ही थे, दोनों में से एक ही कम हो गया, तो एक एक्स गुणसूत्र जो है वो उसकी कमी हो गई, इसलिए इसमें 45 हो गए, उसमें कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। और 47 की कंडीशन तो देखो इसमें डाउन सिंड्रोम में भी बन रही है, लेकिन वो क्यों बन रही है? क्योंकि उसमें 23वें जोड़े में आ रहा है, 21वें जोड़े में आ रहा है, सॉरी 23वें नहीं 21वें जोड़े में आ रहा है, और यहाँ पर लास्ट वाले जोड़े के अंदर 23वें जोड़े में आ रहा है, उसमें 21वें जोड़े में और इसमें 23वें जोड़े में, ये पुरुषों में हो रहा है और ये दोनों में ही बच्चों में होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसीलिए तो ये कौन सा हो जाएगा? क्योंकि 21वें जोड़े में आ रहा है तो अलिंगी प्रकार का, और ये कैसा हो जाएगा? लिंगी प्रकार का। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, भाई इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने होंगे, टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें कितने गुणसूत्र होंगे टोटल, कौन सा एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, कौन सा कम हो जाता है, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लक्षण। तो इसके जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे? देखो एक बात बताओ, इसमें कौन सा वाला एक्स्ट्रा आया है? एक्स आया है। एक्स जो कि एक्स्ट्रा किस में होता है? फीमेल में होता है। फीमेल में होता तो अच्छा रहता, भाई 2 एक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र आया है, तो इसमें लक्षण किसके समान होंगे? लड़कियों के समान, यानी कि फीमेल के समान ही अपने लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, मादा की तरह ही इसके अंदर क्या हो जाता है? स्तन विकसित हो जाते हैं मादा की तरह, जिसमें तो स्तनों का विकास का अपूर्ण विकास हो रहा था इसमें, क्योंकि एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र इधर ज़्यादा आ गया है, तो इसमें जो व्यक्ति होगा, पुरुष जो होगा, उनके स्तनों का विकास जो है वो महिलाओं की तरह हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया। जब किसी पुरुष के अंदर महिलाओं की तरह स्तन विकसित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाथ पांव अधिक लंबे हो जाते हैं, हाथ पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, है ना। और ये कैसा हो जाता है? बंदे। बंदे का मतलब इसमें शुक्राणु उत्पादन की क्षमता नहीं हो पाई। लड़कियों के लक्षण आ रहे हैं, शुक्राणु कैसे बनेंगे? तो बंदी हो जाएगा। ठीक है, और कैसा होगा? मंदबुद्धि। देखो तीनों में ही मंदबुद्धि डाल देना, एक लक्षण तो आपका आना ही चाहिए भाई, मंदबुद्धि है अगर एग्जाम में बाई चांस, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, राणे कोचिंग से क्लासेस से आप पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें लिखने में, समझने में या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन मान लो इनमें से नहीं भी आए, ऐसा होगा नहीं, बट नहीं भी आए, 1-2 आप लक्षण भूल जाओ, तो क्या भूलना क्या है? तीनों में चेप के आ जाओ। कौन सा? मंदबुद्धि का। ठीक है, तीनों ही, इन तीनों में ही देख लो ना, मंदबुद्धि तो आया ही है, तो वो तो लिखना ही है। ठीक है, वरना बाकी ये कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि भाई कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमें तो याद ही नहीं हो रहा, हम क्या लिखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझने हैं, और ये इनका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ऐसे कॉपी में उतारना है, नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको एक नोट्स भी यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, समझना है और नोट्स उतारने हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? मंदबुद्धि होगा और बंदी होगा। क्लियर यहाँ तक? तो आज हमने क्या पढ़े हैं? गुणसूत्रीय विकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन विकार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो भी, और उनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांतता का तो क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, और थैलेसीमिया भी इस बार ऐड कर दिया है, तो क्या पता वो भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब हम लेते हैं विदा आपसे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। अच्छा, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करती हूँ मैं आपसे। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो अब देखिए, ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार में मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल बताया है, हीमोफीलिया, थैलासीमिया और कौन सा रह गया? वर्णांतता। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं अभी तो, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी लिखवाए थे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि 2-3 एक्स्ट्रा आपके टॉपिक्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुजीनी, वंशागति, ऐसे कुछ, बहुप्रभाविता, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी आपके जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक था पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण, हाँ अब याद आ गया, वंशावली विश्लेषण, वो भी एक टॉपिक है, उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक कि 2 क्लासें हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। 2 क्लासों के अंदर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में फटाफट से 6th चैप्टर स्टार्ट करना है, और उसे भी हम थोड़ी सी लंबी क्लासें ले लेके उसको भी बहुत ही जल्दी 4-5 क्लासों, 5-6 क्लासों के अंदर मैं वो ख़त्म भी करवा दूंगी वो चैप्टर आपका, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा और मैं जल्दी क्लासें तब ले पाऊंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासों को देखेंगे, इनका फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, है ना। दूसरे बच्चों को भी बोलो, आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए ये क्लासें, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताइए भाई, हम लोग जो हैं आपके लिए इतना कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस आपके लिए यहाँ पर डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। और फ़ायदा क्या चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इनका फ़ायदा उठाएं, इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं, यही हमारा फ़ायदा है, ठीक है ना। अच्छा लगता है जब बहुत सारे बच्चे देखते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर मन करता है कि भाई इन बच्चों के लिए क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना प्यार जो मिलता है आपसे, ठीक है ना। तो क्लासेस जल्दी लें, इसके लिए आप जुड़े रहिए और क्लासों को पूरी देखें। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के जा रहे हो तो पीछे वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, फिर होगी प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।